हेलो एवरीवन। अगर 70th बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपको लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में देखेंगे जो मेरा आदत से रहा है। ठीक है, वैसे ही बताते हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर प्रिजनर के ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने का मोहलत दिया कि आप इसमें चेंजेस लाइए क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको हम लोग एनसीआरबी डेटा के थ्रू लिंकअप करेंगे सो डैट कि उसके चीज़ों को हम लोग वहाँ मेंशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा आंसर बनेगा हमारा। आप 2 केस जरूर ध्यान पे रखना। एक तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल प्रिजनर्स आर इंटाइटल टू ऑल फंडामेंटल राइट। तो जितने भी प्रिजनर्स हैं ना वो सबके सब फंडामेंटल राइट उनको मिलना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट आप जेल में हो या जेल के बाहर हो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो वॉलेशन हो रहा है इस केस में बोल दिया गया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी डिस्क्रिमिनेशन का बात करेगा तो आप फंडामेंटल राइट को ही कोट करोगे ना, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो। दिस में भी इंट्रोडक्शन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सुकन्या शांता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर केसेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये लेटेस्ट केस है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक ऑन द प्रोविजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स, जो प्रिजन्स का मैनुअल होता है मैनुअल, ठीक है, ऑफ मोर देन 10 स्टेट एज जॉब्स वेयर असाइन टू प्रिजनर्स एज पर देयर कास्ट। तो 10 स्टेट से और को सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रिजन मैनुअल को स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब बोला है कि इसमें क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें जो जॉब है ना, मतलब प्रिजन अंदर में भी, जेल के अंदर भी तो जॉब कराया जाता है, तो वो जॉब जो है ना एज पर द कास्ट, किसी आदमी का कास्ट क्या है, कास्ट के हिसाब से जॉब को असाइन किया जाता है। तो ये आप लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का। कैसे? आर्टिकल 14, 15, 17 अनटचेबिलिटी, उसके बाद 21, उसके बाद 23, ये सारे राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं आप जरूर वहाँ पे बताओगे क्योंकि देखो ना, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी का हो रहा है तो 21 आ जाएगा, 17 अनटचेबिलिटी हो रहा है, ठीक है, इक्वालिटी का हो रहा है तो 14 होगा ही, और ये सब आप जरूर मेंशन करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड द सेंटर एज वेल द स्टेट टू रिवाइज देयर मैनुअल बाय कीपिंग द जजमेंट इन माइंड विद इन 3 मंथ। जो जजमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करोगे, उसको दिमाग में रखते हुए आपको 3 महीने के अंदर क्या करना है, रिवाइज करना अपने जेल मैनुअल को। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं प्रिजन का कंडीशन क्या एज पर द एनसीआरबी डेटा। तो ये ऐसा है ना कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अच्छे से मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर आप देखोगे ना, टोटल प्रिजन कितना है, इतना है 5,73,000 ऐसा आसपास है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या समझना है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, जो 3 में से जो चौथा प्रिजन है, हर 4 में से 3 प्रिजन जो है ना वो अंडर ट्रायल मतलब उनके ऊपर जो है ना ट्रायल ही चल रहा है, मतलब उनके ऊपर सज़ा नहीं सुनाया गया, मतलब हर चौथे में से 3 आदमी जो है ना अंडर ट्रायल है। तो देखो ना कितना ज़्यादा, आप देखो इसमें से 5,73,000 में बहुत सारे लोग जो है ना 75% लोग तो बिना मतलब के ही है ना, जब तक उनको सुनवाई नहीं किया गया है, ठीक है, तो उनको बेल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी आप कोट करोगे। ठीक है, 65.2% ऑफ अंडर ट्रायल्स वेयर आइदर इलिटरेट है। इलिटरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप इलिटरेट रहोगे, आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वॉलेशन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और हैड रिसीव एजुकेशन टिल एट मोस्ट क्लास 10, 39.2%। तो इस चीज़ को जरूर कोट करना कि जब भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो लैक ऑफ एजुकेशन भी एक कारण हो सकता है, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब स्टेट वाइज देखोगे कितने लोग अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछेगा तो ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग अंडर ट्रायल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो प्रिजन में जो ऑक्यूपेंसी है ना उसको बढ़ाता है। ऑक्यूपेंसी का मतलब हो गया कि आप देखो कि एवरेज ऑक्यूपेंसी 118% है। 118% मतलब 100 लोग चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। उसके साथ साथ इस डेटा को हम ये बता सकते हैं इस डेटा के थ्रू कि देखो कितने लोग इतने स्टेट में। अब ये स्टेट का चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दिए, ऐसे ही बनाना सो डैट कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको अच्छा दिखे थोड़ा सा। आप देखोगे तो यूपी में टोटल 21.7% लोग जो है ना अंडर ट्रायल है। सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर वेस्ट बंगाल में। आप यूपी पूरा लिखोगे, उत्तर प्रदेश, बिहार को पूरा लिखोगे। हमने ऐसा लिखा लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखोगे। तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एज पर द, नीचे लिख देना एज पर द एनसीआरबी रिसेंट डेटा में 2022 दिसंबर का है, उससे लेटेस्ट मेरे को नहीं मिला है, तो यही लेटेस्ट डाटा अभी तक। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रिजन का जो कंडीशन है ना एनसीआरबी डाटा के हिसाब से, क्या क्या प्रिजन के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो देखो आप देखोगे ना करप्शन है प्रिजन मैनेजमेंट में। प्रिजन के जो मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन है। आप देखोगे अंदर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और या पहुँच वाले आदमी हो तो आपके पास अंदर मोबाइल भी अवेलेबल हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ओवर क्राउडिंग ड्यू टू द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जेल
में, ठीक है। अभी भी जेल का मैनुअल वो अंग्रेज जमाना का ही चल रहा है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग है इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसके साथ साथ ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन है इन प्रिजन मैनेजमेंट। क्यों ओवरलैपिंग है, आप देखोगे ना कि जो प्रिजन वर्ड है ना, या प्रिजन का जो मैनेजमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर जो है ना इसको गाइडलाइन दे सकता है। तो जब भी दो लोग आएंगे ना, जब भी ओवरलैप होगा ना, फंक्शन का जब भी ओवरलैप होगा, तो सिंपल सा बात है क्या होगा कि कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो है ना 10% ही, ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो कहीं ना कहीं ये भी एक, कहीं अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ही कम है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किसका, विमेन स्टाफ का बात हम कर रहे हैं, तो विमेन स्टाफ कम है, तो कहीं ना कहीं विमेन जो जेल में रह रही है, जो जेल में है, उनके साथ भी भेदभाव होगा, तो उनके पास विमेन सपोर्ट में नहीं है कि अपना बातें बता सकती है, ठीक है। प्रिजन मैनेजमेंट बाय प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। अब देखो प्रिजन का जो मैनेजमेंट है ना वो 1894 एक्ट से चल रहा है, जो उस अंग्रेज टाइम का एक्ट से चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स विद दिस एक्ट इज दैट इट इज कॉलोनियल एक्ट। कॉलोनियल एक्ट है तो आप इसको खत्म कर दो ना, नया एक्ट बना दो, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम में जो भी इंडिया के जो लोग जेल में जाते थे, ब्रिटिशर्स कैसा सलूक करते थे, ठीक है। उस चीज़ को आप खत्म कर दो, करना ही चाहिए, क्योंकि एक्ट जो है ना रिट्रीवेटिव है, रिफॉर्मेटिव एक्ट नहीं है, ठीक है। रिफॉर्मेटिव एक्ट होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना चाहिए एक्ट के अंदर, जो नहीं है, ठीक है। वेलफेयर एंड लॉ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किया जाता है। वेलफेयर और लॉ ऑफिसर तो होना ही चाहिए जेल के अंदर, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। 33% वैकेंसी है स्टाफ के साथ। तो ये सब जेल का प्रॉब्लम है। तो आप देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यकीन मानो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपसे पूछेगा ना, तो आप अंडर ट्रायल भी बताओगे, ठीक है। प्रिजन्स के अंदर क्या क्या, प्रिजन मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब लिखोगे। इसलिए ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन क्रिमिनल मैनेजमेंट भी पूछेगा ना, तो आप इस चीज़ को लिखोगे, डेफिनेटली आप लिख सकते हो। अनहाइजीनिक कंडीशन होता है प्रिजन के साथ, प्रिजन में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर लिखोगे, ठीक है। अब क्या क्या इशू है प्रिजन का जो मैनुअल, उसमें क्या क्या इशू है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो देखो प्रिजन मैनुअल 2016 और मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023 जो है ना, ओनली क्रिटिसाइज द डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर जो वर्ड है ना, उसको इसमें सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया है। बट क्रिटिसाइज करने से क्या होगा, अगर आज के डेट में अगर हम बीपीएससी को क्रिटिसाइज करें, लेकिन बीपीएससी के अंदर रिफॉर्म नहीं ला रहे, तो क्या ही हो जाएगा। क्रिटिसाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रहा है। तो वर्ड जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया है, बट फेल टू फुल्ली एलिमिनेट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या किया गया, कहीं ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसाइज से सोल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन देखो कॉलोनियल एक्ट जो है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 1894 एक्ट को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। इज द प्राइमरी legislation that governs the management and administration of prison in India। तो वही देखो, इतना पुराना एक्ट मैनेजमेंट भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर रहा है, किसका, प्रिजन का। तो बहुत पुराना एक्ट है ना, उस पुराने एक्ट से आज 2025 चल रहा है, आज़ादी का इतना साल हो गया, तब भी हम उतना पुराने चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कैटेगराइज करता है मेंबर ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर और बॉन्ड क्राइम्स। तो अब देख लो, जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं उनको या तो हैबिचुअल ऑफेंडर के तहत कैटेगराइज कर देते हैं, या बॉन्ड क्रिमिनल्स। बॉन्ड क्रिमिनल्स का मतलब समझ ही लो, जो जन्म से ही क्रिमिनल है, उस तरीके से ये लोग टैग देते हैं, और आज भी इस टैग को यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, ठीक है। अब देखो ये एफआर का टॉपिक है, आप समझ रहे हो, फंडामेंटल राइट का टॉपिक है। आई होप कि फंडामेंटल राइट में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप एलिजिबल हो लिखने के लिए। इवन विदाउट प्रायर कन्विक्शन, प्रायर कन्विक्शन के से देखो, प्रायर कन्विक्शन हुआ ही नहीं किसी को, इवन विदाउट प्रायर कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन मतलब हो गया कि सजा नहीं सुनाया गया। प्रिजन्स मैनुअल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश जो है डिफाइन करता है हैबिचुअल क्रिमिनल्स एज दोज हु बाय हैबिट इंगेज इन क्राइम्स लाइक रॉबरी, थेफ्ट इटीसी। जो भी लोग रॉबरी, थेफ्ट में अगर मान लो वो इंगेज है, उनको कन्विक्शन भी नहीं मिला है, ठीक है, तब भी प्रिजन्स मैनुअल जो है इन 3 स्टेट का उनको हैबिचुअल क्राइम्स मान लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश मेंबर ऑफ वंडरिंग एंड क्रिमिनल ट्राइब्स जो होते हैं ना, जो वंडरिंग पीपल्स होते हैं और क्रिमिनल ट्राइब्स उनको बोला जाता है, आर इक्वेटेड विद द इंडिविजुअल ऑफ बैड और डेंजरस कैरेक्टर बेयर्ड फ्रॉम बिगिंग एम्प्लॉय लेबर आउटसाइड द प्रिजन वॉल। अब आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो भी क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं, उनको अगर जेल में है ना, एक तो उनको इक्वेट कर दिया जाता है, जो बैड और बहुत ज़्यादा डेंजरस कैरेक्टर के लोग हैं उनके साथ इक्वेट, मतलब मर्डर जो कि उनके साथ इक्वेट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जब ये जेल से निकलते हैं ना, तो इनको ना लेबर, इनको मतलब काम ही नहीं मिलता है, इनको काम ही नहीं मिलता है। जेल से निकलने के बाद इनको कोई काम नहीं देता है। तो अगर किसी के ऊपर टैग लग जाएगा कि हीनियस क्राइम करने वाला आदमी है, उसको फिर मिलेगा ही नहीं, काम ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का ये टॉपिक है। सेग्रेगेट प्रिजन्स बेस्ड कास्ट
असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज बेस्ड ऑन द सोशल हायरार्की। तो सोशल हायरार्की के हिसाब से क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है काम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे यही मेन टॉपिक है। देखो सेपरेशन ऑफ थेवरास, नादारास और पलारस, ये सब हैं तमिलनाडु को, इसमें सेपरेशन कर दिया जाता है, इन लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है। और देखो उसके साथ साथ देखो राजस्थान प्रिजन रूल में क्या बोला गया है, जो बाथरूम क्लीनिंग ड्यूटी जो होगा ना वो मेहतर जो कास्ट होते हैं उनको दे दिया। ये साफ साफ इनके 1950 एक्ट जो एक्ट है ना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेहतर कास्ट के होंगे ना उनको बाथरूम क्लीन का असाइनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। और जो अपर कास्ट होंगे ना उनको ड्यूटी ऑफ किचन में ड्यूटी दे दिया जाता है। तो आप समझ लो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ठीक है। तो इस चीज को लिखोगे। अब देखो वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है, छोटा सा लेक्चर होता है हमारा, सो दैट अवेयरनेस डे टॉपिक में मिल जाए आपको। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन विद द व्यू ऑफ ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। तो टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। क्यों टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए? आपको बाथरूम साफ कराना तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करो बाथरूम साफ कराने के लिए, क्यों आप लेबर उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ उससे क्या होगा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, मतलब आप सीसीटीवी कैमरा भी लगाओगे अंदर में, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगा, ये लिख सकते हो। अमेंड द प्रिजन मैनुअल्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस विद इन 3 मंथ। तो ये आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है। ग्रीवेंसेज रिडर्सल होना चाहिए, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। ग्रीवेंसेज रिडर्सल अगर हमारे साथ कोई भी समस्या है तो ऐसा बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी समस्या सुना सके, ठीक है, और ताकि वो समस्या का समाधान भी मिल सके। और ट्रेन करना चाहिए प्रिजन स्टाफ को ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे और इक्वालिटी के बेसिस पे प्रिजन के जो स्टाफ है उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो यकीन मानो ये टॉपिक 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है। एक तो कह सकता है कि हाउ prisons manual, how prisoners are discriminated on the basis of their caste, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है ये कि आप ये भी डेफिनेटली आराम से ये भी पूछ सकता है कि हाउ जो भी अंडर ट्रायल्स लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकता है। देखो एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हो इसमें कि देखो कितने सारे एसटी, देखो डिस्क्रिमिनेशन जब भी होता है तो कास्ट बेसिस पे हो रहा है। तो आप देखो कि मुस्लिम जो है ना 19.3% मुस्लिम जो है ना वो क्या अंडर ट्रायल है, तो ये भी आप लिख सकते हो डेटा को। 4.7% सिख है। तो ये सब ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेल में, ठीक है। अब देखो उसके साथ साथ 20% जो है ना ऑलमोस्ट 21% अंडर ट्रायल्स इनमेट्स वेयर SC एंड 9.3 वेयर्स ST। तो इतने लोग SC ST के हैं। देयर शेयर्स इन द पॉपुलेशन आर इतना, ठीक है। आप देखो उनका पॉपुलेशन शेयर जो है ना इतना है और जेल में कितना ज़्यादा है वो देख लो। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो जो 16% इंडिया में है, 20% जेल में है। इंडिया में 8.5% है और जेल में 9% है, मतलब समझ रहे हो बात। तो ये आप लिख सकते हो। 14.6% अंडर ट्रायल्स हैड स्पेंड 1 to 2 years 7. ये आप लिख सकते हो कैसे अंडर ट्रायल, मतलब 14% लोग ऐसे हैं जो 1 से 2 साल अंडर ट्रायल में ही जेल में बिता दिए। मतलब हो सकता है कि उनका 6 महीने का सजा होता है लेकिन 2 साल जेल में बिता दिए। 7% के आसपास लोग 2 से 3 साल बिता दिए। 6% लोग 3 से 5 साल, मतलब 5-5 साल जेल में रह गए अंडर ट्रायल में। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि अंडर ट्रायल जो है ना कहीं न्यूज में है। तो 2 तरीके से पूछ सकता है कि इशू विद अंडर ट्रायल्स लोग के बारे में पूछ सकता है। उसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी पूछ सकता है, तब भी ये लेक्चर आपको काम में आ जाएगा। या फिर आपको पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है, केस का नाम ही दे देगा, सुकन्या समता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ देगा कि कैसे इस केस के थ्रू बोला गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये 70th मेंस के लिए था। अगर 71st के लिए आप जुड़ रहे हो, डेफिनेटली जो हमारा बैच चल रहा है परिश्रम बैच, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। उसमें स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग के थ्रू आपका क्लासेज हो रहा है मेंस का, ठीक है। साथ ही साथ प्री का हो रहा है। ये यूनिक इसलिए कि मेंस में आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाया जा रहा है हमारे थ्रू, क्लासेस के थ्रू। उसके साथ साथ प्री और मेंस को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर हमको मेंस में अगर प्रीएम्बल पढ़ाना है तो पहले हम प्रीएम्बल प्री में पढ़ाते सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद मेंस को हम पढ़ाते हैं। आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगा तभी आप मेंस पे लिख पाओगे। तो इस बात को समझो। आप क्या करते हो, पूरा का पूरा 1 साल प्री के लिए पढ़ते हो और फिर प्री निकल जाता है, फिर मेंस और प्री के बीच में 3 महीने का डिफरेंस रहता है। कोई कोचिंग पकड़ते हो, 1 महीना क्लासेस करते हो कोचिंग में और फिर 1 महीने के बाद वो आपको चिपका देता है क्या, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करोगे जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं होगा। खुद का नोट्स होगा तो ऑब्वियस सी बात, हम अपने क्लास में वही डिस्कस करते हैं कि अपने नोट्स के थ्रू आप कैसे आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप समझो अगर हम यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो पेड बैच में कहीं ना कहीं और अच्छा ही कंटेंट होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।